हेलो नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि है हमारा बॉयलर ऑटोमेशन को लेके। बॉयलर में कौन-कौन से इंटरलॉकिंग्स यूज़ होती हैं, कौन-कौन से ऑटोमेशन यूज़ होते हैं, कौन-कौन से कंट्रोल लूप्स यूज़ होते हैं, हम आज उन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट को समझ लेते हैं कि बॉयलर में कौन-कौन से कंट्रोल लॉजिक्स यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला हम ले लेते हैं फर्नेस ड्राफ्ट कंट्रोल। फर्नेस ड्राफ्ट कंट्रोल। दूसरा हम पॉइंट बात करते हैं कंबशन कंट्रोल की। कंबशन कंट्रोल। कंबशन कंट्रोल दोस्तों दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है फ्यूल फ्लो कंट्रोल और दूसरा पॉइंट होता है हमारा एयर फ्लो कंट्रोल। एक बात हम समझ लेते हैं कि किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है फ्यूल, दूसरा होता है हमारा एयर और तीसरा होता है हमारा हीट। अब हम अपने तीसरे कंट्रोल लूप की बात करते हैं, जो कि है हमारा 3 एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो है हमारा डी एरिएटर प्रेशर एंड टेम्परेचर कंट्रोल। अपने फिफ्थ कंट्रोल लूप की बात करते हैं तो वो है हमारा मेन स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल, या जिसे हम टेम्परेचर कंट्रोल भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्लो डाउन लेवल कंट्रोल। ब्लो डाउन लेवल कंट्रोल। सेवेंथ नंबर पे हमारा आ जाता है शूट ब्लोअर सीक्वेंस कंट्रोल। 8 पॉइंट पे हमारा आ जाता है पीआरडीएस प्रेशर एंड टेम्परेचर कंट्रोल। और उसके साथ 9 की बात करें तो बॉयलर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन इंटरलॉक। और 10 नंबर पे हम बात कर लेते हैं मिसलिनियस कंट्रोल लूप्स की। दोस्तों बेसिकली हमारे किसी भी बॉयलर को प्रॉपर तरीके से ऑटोमेशन में रन कराने के लिए हमें बेसिकली इन 10 तरीके के कंट्रोल लूप्स के साथ डील करना पड़ता है, जिसमें से आज हम अपने इस वीडियो में फर्नेस ड्राफ्ट कंट्रोल को समझने वाले हैं। अपने पहले कंट्रोल लूप को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक पॉइंट को लेकर डिस्कस करना चाहूंगा, और वो पॉइंट है कोजन का। जैसे अक्सर शुगर इंडस्ट्री में सुनने में आता है कि आपके यहाँ कोजन है या नहीं है, तो अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि कोजन का मतलब हो गया पावर प्लांट। बट एक्चुअली में दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोजन का मतलब हुआ को मीन्स दो, जनरेशन मतलब जनरेट होना। किसी भी प्लांट से दो चीजें अगर जनरेट हो रही हैं तो हम उसे बोलेंगे कोजन। और यहाँ पे हम पावर प्लांट के केस में बात कर रहे हैं तो कोजन हो जाता है हमारा सीएचपी प्रोसेस। सीएचपी प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? कंबाइंड हीट एंड पावर। हम अपने यहाँ जो बॉयलर लगा रखा है तो हम उसमें क्या करते हैं, बॉइलिंग हाउस में स्टीम भी देते हैं, टरबाइन में स्टीम देकर हम उससे पावर भी जनरेट कर रहे होते हैं। तो ये हमारी जो कोजन की जो साइकिल होती है उसे बोलते हैं सीएचपी प्रोसेस। इसी तरीके से दोस्तों हमारी ट्राइजन होती है, जिसमें ट्राई जनरेशन तीन चीजें बनती हैं। वो होता है सीसीएचपी। यहाँ पर एक जो एडिशनल सी आता है ये कूलिंग के लिए यूज होता है, जिसमें हम बॉयलर को स्टार्ट करके हीट भी जनरेट करते हैं, पावर भी जनरेट करते हैं, और चिलर प्लांट्स वगैरह लगा के हम एक कूलिंग सिस्टम भी यूज करते हैं। इसी के साथ साथ हमारा एक क्वाड जनरेशन भी आता है। क्वाड जनरेशन मतलब जिसमें चार चीजें जनरेट हो रही हो। उसमें दोस्तों क्या होगा, ये हमारे तीन ये हमारे 3 पॉइंट तो होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ
हमारा कार्बन एमिशन जो होता है, CO2 एमिशन, वो भी हम करते हैं। इसको हम बॉटलिंग करते हैं, जो कि हमारे बेवरेजेस वगैरह में, फूड्स इंडस्ट्री में और भी कई जगह पर यूज होते हैं। जो हमारी क्वाड जनरेशन की साइकिल होती है, वो नीदरलैंड एरियाज में यूज हो रही है और उसके लिए हमारा गैस टरबाइन होना जरूरी होता है। तो सिंपली अगर कोई भी आपसे कभी भी पूछे कि कोजन का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कोजन का मतलब होता है कंबाइंड हीट एंड पावर प्रोसेस, मींस CHP प्रोसेस। और ये CHP प्रोसेस भी दोस्तों दो तरीके की होती है, दो पॉइंट्स में डिवाइड होती है। पहला होता है टॉपिंग साइकिल और सेकंड होता है बॉटमिंग साइकिल। तो अब हम कम शब्दों में इसे भी समझ लेते हैं, टॉपिंग साइकिल क्या होती है। अगर हम बॉयलर से जब स्टीम बना रहे हैं, अगर सबसे पहले उसका यूज हम टरबाइन में अपनी स्टीम को देकर पावर में कर रहे हैं, उसके बाद जो टरबाइन का बाई प्रोडक्ट है उसका यूज हम अपनी प्रोसेस में हीटिंग के लिए कर रहे हैं, तो वो होगी हमारी टॉपिंग साइकिल। जैसे हमारे शुगर इंडस्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, डिस्लरी इंडस्ट्रीज में जो यूज होती है, वो होती है हमारी टॉपिंग साइकिल। अब अगर बात करें बॉटमिंग साइकिल की, तो बॉटमिंग साइकिल का क्या काम होता है। जब हम बॉयलर से स्टीम हम बनाते हैं, तो वो स्टीम सबसे पहले हमारी प्रोसेस के लिए यूज होती है, जैसे सीमेंट के लिए, पेट्रोकेमिकल के लिए, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के लिए। उसके बाद जो वहां से जो हमारा बाई प्रोडक्ट स्टीम का बचता है, उसे हम रीबॉयलर या रीहीटर्स में ले जाते हैं और फिर उस साइकिल को हम टरबाइन पे पहुंचाते हैं और वहां से पावर को जनरेट करते हैं। तो हमारी CHP प्रोसेस, कोजन प्रोसेस हमारी इन दो तरीकों की होती हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं अपने पहले पॉइंट की, जो कि है हमारा फर्नेस ड्राफ्ट कंट्रोल। फर्नेस ड्राफ्ट कंट्रोल को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ड्राफ्ट क्या होता है, उसका यूज हमारे बॉयलर में क्या है और हम उसे कंट्रोल ही क्यों करना चाहते हैं। अगर हम उसे ना कंट्रोल करें तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ड्राफ्ट क्या होता है। अब दोस्तों मान लेते हैं हमारा एक ये चैम्बर है, अगर इसके अंदर हम एक एयर को कंटिन्यू देते ही रहे, चाहे वो किसी पंप के थ्रू या किसी कंप्रेसर के थ्रू, तो इस टैंक के अंदर क्या होगा, ये टैंक हमारा प्रेशर में आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं टैंक हमारा प्रेशराइज हो गया। अभी दूसरी कंडीशन लेते हैं कि इस टैंक के अंदर से जितनी भी एयर थी, हम पंप के थ्रू या किसी कंडेंसर के थ्रू हम उसके अंदर सारी गैसेस को बाहर निकाल लें, शक कर लें, तो अंदर क्या बचेगा, हमारा वैक्यूम बचेगा। अब क्या करते हैं कि अगर हम इसी टैंक में प्रेशर भी दें और साथ में वैक्यूम भी क्रिएट करें, जब दोनों चीजें इसके अंदर काम करेंगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वही होगा हमारा ड्राफ्ट। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि ड्राफ्ट का आखिर यूज क्या है, हमें ड्राफ्ट को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों है। तो आप सभी जानते हैं कि बॉयलर की जो फर्नेस होती है, वो एक तरीके से हमारी क्लोज वेसल ही होती है, उसके अंदर हमारा फ्यूल होता है और किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए जरूरी होता है कि उसे हम प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करा सकें। तो सबसे पहले जो हमारा ड्राफ्ट होता है, वो हमारे कंबस्शन को प्रॉपर तरीके से करने के लिए जो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरा करता है। एक बार हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, फ्यूल हमारा बर्न करना स्टार्ट कर दिया, तो वो कुछ फ्लू गैसेस वगैरह भी निकालेगा। अब क्या है, अगर उन फ्लू गैसेस को प्रॉपर पाथ नहीं मिला कंबस्शन चैम्बर से, तो क्या होगा, हमारा कंबस्शन चैम्बर जो है वो प्रेशराइज हो जाएगा। इसका मतलब हमारे फ्यूल बर्न करने के लिए जो हमें प्रॉपर एयर सप्लाई चाहिए वो, और बर्न होने के बाद अगर हमारी जो फ्लू गैसेस जो निकली हैं उसे चिमनी के थ्रू बाहर निकालने का जो काम होता है, वो हमारा ड्राफ्ट करता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी ड्राफ्ट की प्रोग्रामिंग और ड्राफ्ट का कंट्रोल लॉजिक को समझते हैं। तो जब हम बात करेंगे फर्नेस ड्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होंगी, या जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें किन किन टॉपिक्स को लेकर बनाएंगे, किन किन पॉइंट्स को लेकर बनाएंगे, अब हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्नेस ड्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे पहली चीज की हमें रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी फर्नेस ड्राफ्ट ट्रांसमीटर की। क्योंकि हमारा फर्नेस ड्राफ्ट जो होती है वो हमारे आईडी फैन के थ्रू कंट्रोल होती है, तो अब हमें एक चाहिए आईडी फैन। और आईडी फैन की कंट्रोलिंग हम दो तरीके से करते हैं, या फिर तो हम VFD ड्राइवन पंप लगाएंगे, या उसमें हमारे दो पावर सिलेंडर लगे होंगे। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं दो पॉइंट्स में।
एक हो गया हमारा पावर सिलेंडर, एक हो गया हमारा VFD। अब हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम को कि इसका प्रोग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों आज का हम फर्नेस ड्राफ्ट का प्रोग्राम FBD ब्लॉक, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के थ्रू उसको समझेंगे और उसका रेफरेंस होगा हमारा योकोगावा DCS। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमें ट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट थी, तो ट्रांसमीटर मान लीजिए हमारा हो गया PI102 PVI ब्लॉक, क्योंकि हम PVI ब्लॉक जो है इनपुट इंडिकेटर के लिए यूज करते हैं। ये हो गया हमारा PVI ब्लॉक। अब क्योंकि फर्नेस ड्राफ्ट कंट्रोल करने के हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, पहला हमारा पावर सिलेंडर, दूसरा हमारा VFD, तो इसलिए हम यहाँ पर दो PID बनाएंगे। तो सबसे पहली ये PID मान लीजिए हमने ये बना ली, PID ट्रिपल ए मान लेते हैं, यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। PID मान लीजिए कोई ट्रिपल ए PID यहाँ पर हुई और यहाँ पर हम ट्रिपल B PID हमने ले ली। ये दोनों ही हमारी फर्नेस कंट्रोल PID कहलाएंगी, फर्नेस कंट्रोल PID। तो अभी हमने दो PID तैयार कर ली। मान लीजिए ये हमारी है पावर सिलेंडर के लिए, ये हमारी हो गई VFD के लिए। पावर सिलेंडर क्योंकि हमारे पास ID फैन के भी दो पावर सिलेंडर हैं, इसलिए हमें इस PID से जो आउटपुट निकलेगा उसे दो डिफरेंट प्लेसेस के लिए तैयार करना होगा। इसी तरीके से जो VFD होगी हमारी, क्योंकि दो हमारे ID फैन के मोटर्स होंगे तो दो VFD भी हमारी होंगी। तो उसके लिए हम मान लेते हैं XYZ F आउट। दोस्तों क्या होता है, जब भी हम किसी एक आउटपुट को दो जगह डिवाइड करके दो चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वहां पर F आउट ब्लॉक का हमारा यूज होता है। अब ये मान लीजिए हमारा ABC F आउट ब्लॉक। अब F आउट ब्लॉक मतलब हम दो जगह डिवाइड कर सकते हैं, तो पहला हमारा यहाँ पे आ गया, दूसरा हमारा ये आ गया। अभी हमने क्या किया, पावर सिलेंडर के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया पावर 01 MLD स्विच। MLD स्विच क्या होता है दोस्तों, वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर हमने दे दिया पावर 02 MLD स्विच। इसका हमने आउटपुट निकाल के दे दिया %% O PWR01। इसी तरीके से इसका भी एक आउटपुट निकल जाएगा %% O PWR01। तो दोस्तों अभी हमने देखा F आउट ब्लॉक जो कि हमारा एक आउटपुट था, उसे हमने दो आउटपुट्स में कन्वर्ट कर लिया। MLD स्विच दोस्तों क्या होता है, MLD स्विच भी अप्रॉक्स हमारा PID के ही इक्वल होता है। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही होता है कि इसमें जो हमारा सेट पॉइंट वैल्यू है, हम इसमें डायरेक्ट सेट पॉइंट वैल्यू नहीं दे सकते, ये हमारा PID का ही सेट पॉइंट यहाँ पे उठाकर देगा इसको। और ये जो हमारा MLD स्विच है हमारे पावर सिलेंडर के लिए एक कमांड भेज देगा जो कि हमारी 4 to 20 मिली एम्पियर आउट होगी। इसी तरीके से ये भी है, जब दूसरे पावर सिलेंडर को हमारी कमांड जाएगी तो हमारी मैनुअल लोडर स्विच के थ्रू यहाँ से हमारा एक कमांड उठाएगा, ये हमारा आउटपुट दे देगा हमारे डैम्पर के लिए। इसमें क्या होगा, इन दोनों में से एक हमारा मास्टर होगा, एक होगा स्लेव। इसमें क्या होगा, जैसे ही हमने मान लीजिए -1 mmWC का सेट पॉइंट दे दिया, अगर हमारा पहला वाला जो डैम्पर है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उस केस में हमारा जो दूसरा वाला डैम्पर है वो भी हमारा ऑपरेशन में आ जाएगा और साथ में काम करने लगेगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं VFD के केस में। VFD का केस भी दोस्तों सेम ऐसे ही होगा, क्योंकि हमारे पास दो VFD हैं इसलिए दो VFD के हमारे आ गए। ये मान लीजिए हमने VFD 01 नेम दे दिया, ये हो गया हमारा MLD स्विच। VFD 02 हमने ले लिया जो हमारा दूसरे नंबर फैन की है। MLD स्विच इसमें भी हमने एक लगा दिया जो कि हमारा इस PID से सेट पॉइंट उठाता रहेगा। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं।
वो चेंजेस क्या हैं, जब भी हम वीएफडी के केस में बात करते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी के साथ डील करना पड़ता है, इसीलिए हमें इसके साथ एक ब्लॉक और लगाना पड़ेगा। मान लीजिए हमने वीएफडी ए ले लिया, इसके साथ वैल्यूम ब्लॉक लगता है। यहाँ पे हो गया हमारा वीएफडी बी वैल्यूम ब्लॉक। इसका जो हमारा आउटपुट निकलेगा परसेंट ओ वीएफडी ए, ये हमारा परसेंट ओ वीएफडी बी। तो ये जो दोनों हमारे ब्लॉक्स बनेंगे आउटपुट ब्लॉक्स, ये हमारे जो वीएफडी लगी हुई है उसको कमांड भेजेंगे ताकि वो आरपीएम को बढ़ा सके, और जैसे जैसे आरपीएम बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा फर्नेस ड्राफ्ट के अंदर का सक्शन बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे हमारा सक्शन बढ़ेगा उसी तरीके से हमारा फर्नेस ड्राफ्ट नेगेटिव में जाने लगेगा। एक बात और दोस्तों, फर्नेस ड्राफ्ट हमेशा हम ±5 mmWc ही मेंटेन करते हैं। ऐसा क्यों है ये अपने हम किसी अदर वीडियो में आपको बताएंगे। एक बार फिर से मैं इन शॉर्ट आपको इस प्रोग्राम को पूरा समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने जो बात की थी एक ड्राफ्ट ट्रांसमीटर की, हमने ड्राफ्ट ट्रांसमीटर लगा दिया। ड्राफ्ट ट्रांसमीटर से हम दो आउटपुट ले गए क्योंकि हमें पावर सिलेंडर और वीएफडी के लिए अलग अलग चाहिए कमांड। तो हमने पावर सिलेंडर के लिए पीआईडी बना ली और एक पीआईडी बना ली हमने वीएफडी के लिए। क्योंकि हमारे पास दो पावर सिलेंडर हैं इसलिए हमें एफ आउट ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारे एक पीआईडी के आउटपुट को दो जगह डिवाइड करेगी, दो पावर सिलेंडर्स में डिवाइड करेगी। वैसे ही एफ आउट ने दो आउटपुट निकाल दिए एमएलडी स्विच ने अपना अपना एक आउटपुट दे दिया डैम्पर नंबर 1 के लिए, डैम्पर नंबर 2 के लिए। उसी तरीके से जो हमारा एफ आउट ब्लॉक था वीएफडी के केस में हमारे आईडी फैन 2 लगे हुए हैं, तो दो वीएफडी हैं, दो के आरपीएम को हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर दोनों जगह हमारे, मान लीजिए ये हमारी आईडी फैन नंबर 1 के लिए हो गया, ये आईडी फैन नंबर 2 के लिए हो गया। इसका आउटपुट ये निकल के आया, हमारे आईडी फैन 1 के लिए आरपीएम बढ़ाएगा, ये वाला जो है आईडी फैन हमारे 2 के आरपीएम को कंट्रोल करेगा। इस तरीके से हमारा फर्नेस ड्राफ्ट कंट्रोल होगा, और एक समय पर इन दोनों में से सिर्फ एक ही इंटरलॉक वर्क करेगा। इसके लिए हम एक सिलेक्शन देते हैं कि हम पावर सिलेंडर के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं या वीएफडी के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये है हमारा कंप्लीट लॉजिक डायग्राम ऑफ फर्नेस ड्राफ्ट कंट्रोल, किस तरीके से हम फर्नेस ड्राफ्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि फर्नेस ड्राफ्ट को कंट्रोल ही क्यों करना है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 पॉइंट बता ही दिए थे। अब इन एनी केस जो मैंने बताया ±5 mmWc, अगर ये हमारा जो फर्नेस ड्राफ्ट है ये अगर हमारा पॉजिटिव की तरफ भागेगा तो हमारा बॉयलर बैक मारना स्टार्ट कर देगा इन द सेंस जो हमारी साइड विंडोज लगी होती हैं उसमें से हमारी फ्लेम बाहर आएगी, और अगर बहुत ही ज्यादा ड्राफ्ट बढ़ जाता है तो इस केस में वहां पे एक हजार्ड्स कंडीशन भी बन जाएगी। अब दूसरा केस करते हैं, अगर हमारा फर्नेस ड्राफ्ट नेगेटिव की तरफ एक लिमिट से ज्यादा पहुंच जा रहा है तो इस केस में क्या होगा, हमारे बॉयलर में जो कंबस्टन चैम्बर है उसके अंदर एक लिमिट से ज्यादा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिससे हमारी फर्नेस की जो वाटर वॉल्स हैं, राइजर्स हैं, डाउन कॉमर्स हैं, वो डिफेक्टेड हो सकती हैं और हमारा जो बॉयलर है वो श्रिंक हो सकता है। दोस्तों आज का पॉइंट हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर से मिलेंगे आपको एक बॉयलर के नेक्स्ट ऑटोमेशन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।